सोचिए, दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अचानक अंधेरे में डूब गया। पूरा कंट्रोल सिस्टम ठप हो गया, लाइटें बंद हो गईं, ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई, मरीजों की जान खतरे में थी। डॉक्टर, नर्सें और टेक्निकल एक्सपर्ट तक हार मान चुके थे। तभी एक एम्बुलेंस ड्राइवर की 11 साल की बेटी आगे आई और बोली, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। क्या एक छोटी सी बच्ची सचमुच सैकड़ों लोगों की जान बचा पाएगी? क्या वह एक हैकर के जाल को तोड़कर अस्पताल को फिर से जिंदा कर देगी? आइए इस दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। सितंबर का महीना था। दिल्ली की सड़कें सुबह 7 बजे से ही हलचल से भरी थीं। कारों, बसों और ऑटो की भीड़ में हॉर्न की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इस हलचल के बीच शहर के बीच में स्थित सेंट्रल मेडिकल अस्पताल में अचानक एक अजीब मुसीबत आ गई। सेंट्रल मेडिकल हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल था। यह अस्पताल न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे आसपास के इलाकों के लिए भी जीवन रेखा था। हर दिन हजारों मरीज यहां आते थे, कोई दिल की बीमारी का इलाज कराने, कोई हादसे में घायल होकर, तो कोई कैंसर या डायबिटीज की जांच के लिए। अस्पताल की हवा में हमेशा दवाओं की हल्की महक और मरीजों की उम्मीदों की गंध रहती थी। सफेद यूनिफॉर्म में नर्सें दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती थीं। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। सुबह 7 बजे से ही अस्पताल का बिजली सिस्टम अजीब व्यवहार कर रहा था। लाइटें बार बार झपक रही थीं, जैसे कोई स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एरर मैसेज उभर आते और फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता। ऑपरेशन थिएटर की मशीनें रुक रुक कर चल रही थीं, जैसे उन्हें कोई जानबूझकर रोक रहा हो। मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड जो अस्पताल के सेंट्रल सर्वर में स्टोर थे, एक्सेस नहीं हो पा रहे थे। नर्सें और डॉक्टर परेशान थे। मुख्य हॉल में मरीजों की लंबी कतार लगी थी और हर कोई बेचैन था। डॉक्टर अजय मेहता, अस्पताल के मुख्य चिकित्सक, अपने केबिन में बैठे थे। 50 साल की उम्र और 25 साल का अनुभव उन्हें दिल्ली के सबसे सम्मानित डॉक्टरों में से एक बनाता था। लेकिन आज उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने अपनी हेड नर्स रीना को बुलाया और गुस्से में कहा, यह क्या हो रहा है? बिजली का सिस्टम बार बार क्यों डाउन हो रहा है? ऑपरेशन थिएटर की मशीनें बंद हो रही हैं। अगर ये ऐसे ही चला तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? तुरंत मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल करो। रीना, 30 साल की एक मेहनती और अनुभवी नर्स, पिछले 5 साल से इस अस्पताल में काम कर रही थी। उसने तुरंत फोन उठाया और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल किया। हेलो, सेंट्रल मेडिकल हॉस्पिटल से रीना बोल रही हूँ। हमारा बिजली सिस्टम डाउन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर की मशीनें बंद हो रही हैं, जल्दी से कोई इंजीनियर भेजो। लेकिन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि उनका मुख्य इंजीनियर दिल्ली के भारी ट्रैफिक में फंसा है और उसे आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। रीना ने यह बात डॉक्टर मेहता को बताई, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने फोन निकाला और हेड ऑफिस को कॉल लगाया। हेलो, डॉक्टर अजय मेहता बोल रहा हूं। हमारे अस्पताल का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया है, मरीजों की जान खतरे में है, तुरंत कोई टेक्निकल एक्सपर्ट भेजो। अस्पताल के बाहर दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल था। कारें, बसें और ऑटो की लंबी कतारें थीं। हॉर्न की आवाजें और ट्रैफिक की हलचल के बीच एक पुरानी एम्बुलेंस खड़ी थी। ये एम्बुलेंस सेंट्रल मेडिकल हॉस्पिटल की थी और इसका ड्राइवर था राजेश। राजेश 35 साल का एक सीधा साधा और मेहनती आदमी है। पिछले 5 साल से अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। आज सुबह राजेश अपनी बेटी मीरा को स्कूल छोड़ने गया था। मीरा गोमती नगर के विद्या भारतीय स्कूल में पढ़ती थी। 11 साल की उम्र में ही मीरा अपने तेज दिमाग और सवाल पूछने की आदत के लिए मशहूर थी। वह हर बार क्लास में टॉप करती थी, खासकर मैथ्स और कंप्यूटर में। उसकी टीचर मिस प्रियंका कहती थी, एक दिन तुम बड़ी इंजीनियर बनोगी। मीरा को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद थी। घर पर जो पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप था, उसी पर वह यूट्यूब देखकर कोडिंग और कंप्यूटर ठीक करना सीखती थी। 7 साल की उम्र में उसने खुद लैपटॉप की वायरिंग तक ठीक कर दी थी। उसके पापा राजेश को उस पर गर्व तो था, लेकिन थोड़ा डर भी कि कहीं पढ़ाई से ध्यान न हट जाए। फिर भी वो हमेशा उसे हौसला देते थे। आज स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसकी वजह से छुट्टी सुबह 11 बजे ही हो गई। मीरा स्कूल गेट से बाहर निकली। उसके चेहरे पर चमक थी। उसने नीली स्कूल ड्रेस पहनी थी और पीठ पर बैग लटक रहा था। वह दौड़कर अपने पापा की एम्बुलेंस के पास आई और बोली, पापा, आज छुट्टी जल्दी हो गई, मैं आपके साथ चलूंगी ना?
राजेश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। हाँ बेटा, लेकिन आज मुझे अस्पताल में थोड़ा काम है। एक एम्बुलेंस की वायरिंग ठीक करनी है। मैंने सोचा था तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन ट्रैफिक बहुत है। तुम मेरे साथ अस्पताल चलो, मैं काम खत्म कर लूंगा, फिर हम साथ घर जाएंगे। मीरा ने उत्साह से सिर हिलाया और बोली, ठीक है पापा, लेकिन वहां मैं क्या करूंगी? राजेश ने हंसते हुए कहा, बस चुपचाप बैठना, अपनी किताब पढ़ लेना। मीरा ने शरारती मुस्कान के साथ हामी भरी और अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। राजेश ने एम्बुलेंस स्टार्ट की और दोनों अस्पताल की ओर चल पड़े। अस्पताल पहुंचते ही राजेश ने एम्बुलेंस को पार्किंग में खड़ा किया। उसने अपना टूल बॉक्स निकाला और पुरानी एम्बुलेंस की वायरिंग चेक करने लगा। यह एम्बुलेंस कई साल पुरानी थी और इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अक्सर खराब हो जाता था। राजेश को इस तरह के छोटे मोटे काम करने की आदत थी। वह हमेशा अपने काम में मगन रहता था। मीरा उसके पास ही बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें अस्पताल के मुख्य हॉल की ओर थीं। वहां कुछ गड़बड़ थी। लोग बेचैन थे, नर्सें भाग दौड़ कर रही थीं और डॉक्टरों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। ये सब देख रही थी। उसने पापा से पूछा, पापा, ये सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या कंप्यूटर खराब हो गया है? राजेश ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अस्पताल का पूरा सिस्टम डाउन हो गया है। ये एक बड़ा नेटवर्क है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। अब कोई इंजीनियर आएगा तभी ठीक होगा। तुम चुपचाप बैठो। मुख्य हॉल में मरीजों की लंबी कतार थी। एक बुजुर्ग आदमी, रामलाल, जो 70 साल के थे और दिल की बीमारी से पीड़ित थे, सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। उनकी ऑक्सीजन मशीन बंद हो गई थी और वह हाँफ रहे थे। उनकी पत्नी सरोज रोते हुए नर्स रीना से कह रही थी, बहन, मेरे पति को बचा लो, उनकी सांसें रुक रही हैं। रीना ने उन्हें समझाया और शांत किया। चाची, चिंता मत करो, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रीना की अपनी आवाज में डर था। वह जानती थी कि बिना बिजली के ऑक्सीजन मशीन काम नहीं करेगी। दूसरी तरफ प्रसूति वार्ड में सरिता, एक 25 साल की गर्भवती महिला, दर्द से कराह रही थी। यह उसका पहला बच्चा था और वह डिलीवरी के लिए अस्पताल आई थी। उसका पति रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अभी ट्रैफिक में फंसा था। वह फोन पर बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने में उसे अभी समय लगने वाला था। सरिता का दर्द असहनीय हो रहा था। वह चिल्ला रही थी, डॉक्टर कुछ कीजिए, मेरा बच्चा आने वाला है। लेकिन ऑपरेशन थिएटर की लाइटें और मशीनें बंद थीं। रीना ने भागकर डॉक्टर मेहता को बुलाया और कहा, सर, सरिता की हालत गंभीर है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। डॉक्टर मेहता प्रसूति वार्ड पहुंचे। उनका चेहरा चिंता और गुस्से से लाल था। उन्होंने स्टाफ से कहा, जनरेटर चालू करो। लेकिन अगर मुख्य सिस्टम डाउन है तो जनरेटर भी कैसे चलेगा? कुछ नर्सें मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों को देख रही थीं। कुछ वार्ड बॉय पुराने कागज कलम से रिकॉर्ड लिख रहे थे। लेकिन यह सब नाकाफी था। मरीजों की भीड़ बढ़ रही थी और गुस्सा हॉल में गूंज रहा था। एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, यह दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है और आप लोग बिजली तक ठीक नहीं कर सकते। एक और महिला, जिसका बच्चा बुखार से तप रहा था, रोते हुए बोली, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इस अस्पताल को कोर्ट में घसीटूंगी। इसी बीच मीरा, जो अपने पापा के पास पार्किंग में बैठी थी, अब और चुप नहीं रह सकी। उसकी जिज्ञासु आंखें अस्पताल के हॉल की ओर थीं, जहां लोग परेशान थे। उसने अपने बैग से एक छोटी सी नोटबुक निकाली, जिसमें उसने YouTube से सीखे कुछ कोड्स और टेक्निकल ट्रिक्स लिखे थे। वह नोटबुक को पलटने लगी और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने फिर से अपने पापा से कहा, पापा, मुझे लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने YouTube पर वीडियो देखे हैं जिनमें सिस्टम हैकिंग और रिपेयर के बारे में बताया गया था। राजेश ने काम रोककर उसकी ओर देखा। वह थोड़ा परेशान था, लेकिन उसकी बेटी की जिद देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, मीरा, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। तुम अपनी किताब पढ़ो। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे उठी और मुख्य हॉल की ओर बढ़ने लगी। उसकी छोटी सी नीली स्कूल ड्रेस और पीठ पर लटकता बैग उसे और भी मासूम बना रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिज्ञासा और आत्मविश्वास की चमक। वह हॉल में पहुंची जहां मरीजों और उनके रिश्तेदारों की भीड़ थी। वहां का माहौल देखकर उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और कुछ लोग तो काउंटर पर धक्का मुक्की कर रहे थे। मीरा ने सोचा, यह सब कंप्यूटर सिस्टम की वजह से हो रहा है। अगर मैं कुछ कर सकूं तो। वह धीरे धीरे कंट्रोल रूम की ओर बढ़ी,
जहां डॉक्टर मेहता और बाकी स्टाफ थे। कंट्रोल रूम के बाहर मीरा ने दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया, लेकिन अंदर का शोर इतना था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह धीरे से अंदर चली गई। कंट्रोल रूम में डॉक्टर मेहता, नर्स रीना और कुछ अन्य स्टाफ मेंबर थे। सभी चिंतित दिख रहे थे। डॉक्टर मेहता बार बार फोन पर चिल्ला रहे थे, IT डिपार्टमेंट, कुछ तो करो, मरीज मर रहे हैं। मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंकल मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए, मैं कंप्यूटर जानती हूं। डॉक्टर मेहता ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा ये बच्चों का काम नहीं है, यहां करोड़ों की मशीनें और लोगों की जान दांव पर हैं, तुम बाहर जाओ। मीरा निराश होकर वापस पार्किंग की ओर चली गई। वह अपने पापा के पास बैठ गई और अपनी नोटबुक खोलकर फिर से पढ़ने लगी, लेकिन उसका मन कंट्रोल रूम में था। वह सोच रही थी, अगर मैं कोशिश करूं तो शायद कुछ हो जाए। उसने अपने पापा से फिर कहा, पापा मुझे एक बार मौका मिलना चाहिए, मैं सच में कुछ कर सकती हूं। राजेश ने इस बार गंभीरता से उसकी ओर देखा। उसे अपनी बेटी की जिद पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन साथ ही गर्व भी हुआ। उसने कहा, मीरा ठीक है, लेकिन पहले मुझे काम खत्म करने दे, फिर देखते हैं। इधर अस्पताल में हालात और बिगड़ रहे थे। रामलाल की सांसें और तेजी से उखड़ रही थीं। सरोज अब जोर जोर से रो रही थी। उसने नर्स रीना से कहा, पुलिस बुलाओ, कोई हमारे मरीजों की जान से खेल रहा है। प्रसूति वार्ड में सरिता का दर्द असहनीय हो गया था। रीना ने फिर से डॉक्टर मेहता को चेतावनी दी, सर अगर अब ऑपरेशन थिएटर चालू नहीं हुआ तो सरिता और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। करीब 45 मिनट बाद एक IT एक्सपर्ट जिसका नाम संजय था, लैपटॉप और टूल किट लेकर अस्पताल पहुंचा। संजय दिल्ली की एक मशहूर टेक कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। उसके पास 12 साल का अनुभव था और वह इस तरह की समस्याओं को सुलझाने में माहिर था। उसके आने से स्टाफ में थोड़ी उम्मीद जागी। डॉक्टर मेहता ने उसे तुरंत कंट्रोल रूम में ले जाकर सारी स्थिति बताई। संजय, हमारा पूरा सिस्टम डाउन है, बिजली बार बार कट रही है, मशीनें बंद हो रही हैं और मरीजों के रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं हो रहे। तुम्हें कुछ करना होगा। संजय ने तुरंत काम शुरू किया। उसने अपना लैपटॉप मुख्य सर्वर से कनेक्ट किया और स्क्रीन पर कोड्स टाइप करने लगा। वह वायर चेक कर रहा था, फायरवॉल सेटिंग्स देख रहा था और सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार स्क्रीन पर वही लाल मैसेज चमकता, सिस्टम फेलियर, कनेक्शन लॉस्ट। संजय ने कई कमांड्स ट्राई किए, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स चेक किए और एंटीवायरस स्कैन चलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने माथा पीट लिया और डॉक्टर मेहता से कहा, सर यह कोई साधारण खराबी नहीं है, मैंने जितना हो सकता था सब ट्राई कर लिया, लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। डॉक्टर मेहता की सांसें तेज हो गईं। वे चिल्लाए, संजय ये क्या बोल रहे हो, मरीजों की जान जा रही है, कुछ तो करो। संजय ने फिर से कोशिश की। उसने सर्वर लॉग्स खोले और गहराई से चेक करने लगा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, सर ये बहुत बड़ा मामला है, सिस्टम हैक हो गया है, कोई बाहर से इसे कंट्रोल कर रहा है, बिजली अपने आप कट रही है, मशीनें बंद हो रही हैं और मरीजों के रिकॉर्ड तक एक्सेस हो रहे हैं। यह सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मेहता की आंखें चौड़ी हो गईं। वे कांपती आवाज में बोले, हैक मतलब कोई जानबूझकर यह कर रहा है, इसे रोको संजय, कैसे भी करो, लेकिन रोको। संजय ने फिर कोशिश की। उसने फायरवॉल को रीसेट करने की कोशिश की, नए कोड्स डाले और मालवेयर को ट्रेस करने के लिए स्कैन चलाया, लेकिन हैकर का कंट्रोल इतना मजबूत था कि हर कोशिश नाकाम हो रही थी। संजय ने हार मानते हुए कहा, सर यह मालवेयर बहुत एडवांस्ड है, मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, हमें साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कॉल करना होगा। यह सुनकर डॉक्टर मेहता का चेहरा पीला पड़ गया। वे माथा पकड़कर कुर्सी पर बैठ गए और बोले, साइबर क्राइम? तब तक तो मरीजों की जान चली जाएगी। अस्पताल के हॉल में हंगामा बढ़ गया। मरीजों के रिश्तेदार अब और बेकाबू हो रहे थे। एक व्यक्ति चिल्लाया, यह अस्पताल है या साइबर क्राइम का अड्डा? सरोज, रामलाल की पत्नी, जोर जोर से रो रही थी। वह चिल्ला रही थी, पुलिस बुलाओ, कोई हमारे मरीजों की जान से खेल रहा है। प्रसूति वार्ड में सरिता की चीखें और तेज हो गई थीं। रीना और बाकी स्टाफ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी अफरा तफरी के बीच मीरा फिर से कंट्रोल रूम के पास पहुंच गई। वह चुपके से दरवाजे के पास खड़ी थी और संजय को स्क्रीन पर काम करते देख रही थी। उसने नोटिस किया कि संजय बार बार वही प्रक्रिया दोहरा रहा था, लैपटॉप कनेक्ट करना, कोड टाइप करना और रीस्टार्ट करना,
लेकिन वह कोई नया तरीका नहीं आजमा रहा था। मीरा के मन में सवाल उठा, अगर ये लोग एक ही चीज बार बार करेंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से कंट्रोल रूम में कदम रखा। उसने डॉक्टर मेहता की ओर देखा और भोली आवाज में कहा, अंकल, मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए, मैं कंप्यूटर जानती हूं। डॉक्टर मेहता ने पहले गुस्से से उसकी ओर देखा। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा तनाव से भरा था। वे बोले, मीरा, मैंने कहा ना, ये बच्चों का काम नहीं है, बाहर जाओ। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने फिर कहा, प्लीज अंकल, मैंने घर पर लैपटॉप ठीक किया है, मैंने यूट्यूब पर हैकिंग और सिस्टम रिपेयर के वीडियो भी देखे हैं, शायद मैं कुछ कर सकूं। लेकिन डॉक्टर मेहता ने उसे फिर डांट कर भगा दिया। मीरा, मैंने कहा ना, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने पापा के पास बैठो। मीरा निराश होकर वापस पार्किंग की ओर चली गई। वह अपने पापा के पास बैठ गई, लेकिन उसका मन अभी भी कंट्रोल रूम में था। वह सोच रही थी, अगर मैं कोशिश करूं तो शायद कुछ हो जाए। मैंने तो स्कूल में भी एक बार टीचर का कंप्यूटर ठीक किया था। उसने अपने बैग से अपनी नोटबुक निकाली और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखे कोड्स और ट्रिक्स को देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इधर अस्पताल में हालात और बिगड़ रहे थे। रामलाल की सांसें और तेजी से उखड़ रही थीं। सरोज अब जोर जोर से रो रही थी। प्रसूति वार्ड में सरिता का दर्द असहनीय हो गया था। रीना ने फिर से डॉक्टर मेहता को चेतावनी दी, सर, अगर अब ऑपरेशन थिएटर चालू नहीं हुआ तो सरिता और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर मेहता पूरी तरह टूट चुके थे। वे सिर पकड़कर बैठ गए और बोले, अब क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा फिर से हल्का सा खुला। मीरा थी। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, अंकल, प्लीज मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए, मैं वादा करती हूं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी। डॉक्टर मेहता ने पहले गुस्से से उसकी ओर देखा। उनका चेहरा तनाव से भरा था, लेकिन अब उनका गुस्सा उनकी लाचारी में बदल चुका था। वे सोचने लगे, हमारे सारे एक्सपर्ट फेल हो चुके हैं, अब और क्या खोने को बचा है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बेटा, लेकिन सावधानी से, अगर कुछ गलत हुआ तो। मीरा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए अंकल, मैं कोशिश करती हूं। पूरा कंट्रोल रूम सन्नाटे में डूब गया। सभी की नजरें मीरा पर टिक गईं। एक 9 साल की बच्ची अब मुख्य कंप्यूटर की कुर्सी पर बैठी थी। कुर्सी इतनी बड़ी थी कि मीरा के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी नीली स्कूल ड्रेस और पिगटेल में बंधे बाल उसे और भी मासूम बना रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। संजय ने उसे कीबोर्ड दिया और थोड़ा हिचकते हुए कहा, बेटा, यह बहुत जटिल सिस्टम है, तुम्हें यकीन है? मीरा ने सिर हिलाया और बोली, हाँ अंकल, मैं ट्राई करूंगी। राजेश, जो अब कंट्रोल रूम के बाहर खड़े थे, नर्वस थे। उनकी बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते देख उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनकी आंखों में गर्व भी था। उन्हें याद आया कि मीरा ने 7 साल की उम्र में घर का पुराना लैपटॉप ठीक कर दिया था। उसने यूट्यूब से कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स सीखे थे, लेकिन यह काम इतना बड़ा था कि राजेश भी सोच में पड़ गए। फिर भी उन्होंने चुपचाप अपनी बेटी को देखा और मन ही मन दुआ मांगी। मीरा ने गहरी सांस ली। उसने अपने छोटे छोटे हाथों को कीबोर्ड पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां टाइप करने लगीं, कीबोर्ड की क्लिक क्लिक की आवाज कंट्रोल रूम के सन्नाटे में गूंज उठी। यह आवाज उस तनाव को तोड़ रही थी जो पूरे अस्पताल में छाया हुआ था। मीरा ने सबसे पहले सिस्टम लॉग खोला। स्क्रीन पर कोड की लंबी लंबी लाइनें स्क्रॉल होने लगी। वह बिना रुके उन्हें पढ़ रही थी, जैसे कोई किताब पढ़ रही हो। उसकी नजरें इतनी तेजी से इधर उधर घूम रही थीं कि संजय भी दंग रह गया। उसने कहा, देखिए, सुबह 6:45 से कोई अजीब सा रिकॉर्ड दिख रहा है। कोई बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है जो बिजली और मशीनों को कंट्रोल कर रहा है। संजय स्क्रीन की ओर झुका और बोला, क्या? हम तो इस लेवल तक पहुंचे ही नहीं थे। तुम्हें यह कैसे पता? मीरा ने जवाब नहीं दिया। वह पूरी तरह स्क्रीन पर केंद्रित थी। उसने कमांड लाइन ओपन की और नेट स्टेट टाइप किया। नेटवर्क कनेक्शन की लिस्ट स्क्रीन पर उभरी। उसने देखा कि एक अनजान आईपी एड्रेस बार बार कनेक्ट हो रहा था। उसने ट्रेस रूट कमांड चलाई और कहा, हैकर का लोकेशन मिल गया, यह मुंबई से ऑपरेट कर रहा है, उसका सर्वर यहीं से कनेक्ट है। डॉक्टर मेहता की आंखें चौड़ी हो गईं। वे अविश्वास से बोले, मुंबई? तुम्हें इतना कैसे पता? मीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे थे।
ट्रेस रूट कमांड से आईपी ट्रेस होता है। संजय ने हैरानी से कहा, यह बच्ची तो जीनियस है। मैंने इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान कभी नहीं देखा। लेकिन मीरा रुकी नहीं। उसने फायरवॉल पैनल खोला और देखा कि हैकर ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर लिया था। उसने तुरंत एंटीवायरस टूल्स रन किए। स्क्रीन पर अलग अलग विंडोज एंड कोड्स की बाढ़ आ गई। उसने एक साधारण पाइथन स्क्रिप्ट लिखी जिससे मालवेयर को आइसोलेट किया जा सके। मीरा ने कहा, यह मालवेयर शैडो वायरस की तरह है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो में देखा था। यह बिजली ग्रिड और मशीनों को टारगेट करता है। संजय ने स्क्रीन पर देखा और बोला, यह तो बहुत एडवांस्ड है। तुम इसे कैसे हैंडल कर रही हो? मीरा ने फिर जवाब नहीं दिया। वह पूरी तरह केंद्रित थी। उसने हैकर के सर्वर में रिवर्स शेल के जरिए एक्सेस लिया। स्क्रीन पर कोड्स की बारिश हो रही थी। हैकर ने डिफेंस लगाने की कोशिश की, फायरवॉल ब्लॉक, पासवर्ड चेंज और डेटा एन्क्रिप्शन, लेकिन मीरा ने हर ट्रैप को तोड़ दिया। उसने एक के बाद एक कमांड्स डाले, मालवेयर को आइसोलेट किया और फिर डिलीट कमांड चलाई। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। सबकी सांसें थम गई थीं। डॉक्टर मेहता की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, जैसे उनकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। संजय बार बार माथे का पसीना पोंछ रहा था। रीना और बाकी स्टाफ चुपचाप मीरा को देख रहे थे, जैसे कोई चमत्कार देख रहे हों। अचानक स्क्रीन पर एक हरा मैसेज चमका, सिस्टम रिस्टोर्ड, कनेक्शन एक्टिव। उसी पल अस्पताल की लाइटें जल उठी। ऑक्सीजन मशीनें चालू हो गईं। ऑपरेशन थिएटर के मॉनिटर पर डेटा दिखने लगा। रामलाल की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। सरिता की डिलीवरी के लिए थिएटर तैयार हो गया। पूरा अस्पताल मानो फिर से जिंदा हो गया। डॉक्टर मेहता ने राहत की सांस ली। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने मीरा को गले लगा लिया और बोले, बेटा, तुमने तो चमत्कार कर दिया। तुमने ना सिर्फ मरीजों की जान बचाई, बल्कि इस अस्पताल की इज्जत भी बचा ली। संजय और बाकी स्टाफ हैरान थे। संजय ने कहा, मैं 12 साल से साइबर सिक्योरिटी में हूं, लेकिन इतनी तेजी से मैंने कभी सिस्टम ठीक करते नहीं देखा। तुम प्रोफेशनल हैकर से भी आगे हो। मीरा ने शर्माते हुए कहा, अंकल, मैंने तो बस वही किया जो मैंने सीखा था। उसकी मासूमियत और सादगी ने सबके दिल जीत लिए। डॉक्टर मेहता ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और हैकर का लोकेशन भेजा, जो मीरा ने ट्रेस किया था। उन्होंने पुलिस को सारी जानकारी दी, आईपी एड्रेस, सर्वर डिटेल्स और मालवेयर का नाम। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। कुछ ही घंटों में मुंबई में साइबर क्राइम यूनिट ने छापा मारा और हैकर को पकड़ लिया। वह एक 24 साल का युवक था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम गिरोह का हिस्सा था। उसने कई अस्पतालों और बैंकों को टारगेट किया था और रैनसमवेयर के जरिए पैसे वसूलने की योजना बनाई थी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की खबर अस्पताल को दी और यह सुनकर सबके चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई। कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मरीजों के रिश्तेदार, जो पहले गुस्से में थे, अब मीरा की तारीफ कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, यह बच्ची भगवान का रूप है। प्रसूति वार्ड से खबर आई कि सरिता की डिलीवरी शुरू हो गई थी और ऑपरेशन थिएटर अब पूरी तरह काम कर रहा था। राजेश, जो कंट्रोल रूम के बाहर खड़े थे, अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। वह सोच रहे थे कि उनकी बेटी, जो नोएडा के एक छोटे से किराए के मकान में पली बढ़ी, आज दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल को बर्बादी से बचा रही है। उन्होंने धीरे से कहा, मीरा, तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी शान हो। कंट्रोल रूम में मौजूद स्टाफ अब मीरा को घेर कर खड़ा था। नर्स रीना ने हंसते हुए कहा, मीरा, तुम तो हमारी सुपर हीरो बन गई हो। मीरा ने शर्माते हुए कहा, आंटी, मैंने तो बस वही किया जो मुझे आता था। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे और स्कूल की कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिस की। बस वही सब याद था। यह सुनकर संजय की आंखें और चौड़ी हो गईं। वह हंसते हुए बोला, यूट्यूब? और हम लोग डिग्रियां लेकर भी इतना नहीं कर पाए। तुम सचमुच कमाल हो मीरा। इस कहानी का सार यह है कि कभी भी उम्र को प्रतिभा और क्षमता का पैमाना नहीं समझना चाहिए। 11 साल की मीरा ने जो कर दिखाया, वह ना सिर्फ तकनीकी दक्षता का उदाहरण है, बल्कि आत्मविश्वास और साहस की भी मिसाल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुभव और उम्र ही सफलता की कुंजी है, लेकिन असली ताकत जिज्ञासा, लगन और सीखने की इच्छा में छिपी होती है। मीरा ने न केवल अस्पताल को बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और बच्चे को प्रेरित कर सकती है जो अपने सपनों पर भरोसा करना चाहता है। और हाँ, ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल ट्रू वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ और समर्थन हमें और भी मजबूत बनाता है।